हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन से ही अपन पढ़ रहे हैं चट्टानों के अपक्षय के बारे में। चट्टानों के अपक्षय के बारे में बात करें तो चट्टानों का धीरे धीरे मृदा में परिवर्तित हो जाना ही चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। और इन चट्टानों का अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया था। पहला होता है भौतिक अपक्षय, जो अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है आपका रासायनिक अपक्षय। तीसरा होता है आपका जैविक अपक्षय। तो अपन यहाँ पर अपक्षय के बारे में बात करते हैं तो भौतिक अपक्षय में आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी कि पर्यावरणीय कारकों के कारण, भौतिक कारकों के कारण यदि चट्टानें टूटकर मृदा का निर्माण करती है, छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, तो इसे अपन भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब बात करेंगे अपन इस टॉपिक के अंदर रासायनिक अपक्षय के बारे में, यानी दूसरा प्रकार आपका अपक्षय का आता है रासायनिक अपक्षय। तो इसकी अपन शुरुआत यहाँ पर करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप लोग रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अपक्षय के बारे में बात करें तो देखो, चट्टानों व खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय कहलाती है। अब जैसे बात करें अपन तो भौतिक अपक्षय में क्या हो रहा था? भौतिक अपक्षय में भौतिक कारकों की वजह से, पर्यावरणीय कारकों की वजह से जो आपकी चट्टानें हैं वो चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही है। तो भौतिक अपक्षय के अंदर उसके पदार्थों के संगठन में, चट्टानों के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु रासायनिक अपक्षय की अपन बात करें तो रासायनिक अपक्षय के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो चट्टानें होती है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनसे क्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण यहाँ पर होता है। यानी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि चट्टानों व खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ यहाँ पर बनते हैं। और उन नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उन्हें अपन रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चट्टानों व खनिज पदार्थों के मूल रूप में, मूल संगठन में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और ऐसे प्रक्रम के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रम को अपन रासायनिक अपक्षय कहेंगे। यानी रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानें टूटेगी और नए पदार्थों का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। यही बात क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्षय कहलाती है। अब एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया तेजी से होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अपक्षय जो होता है चट्टानों का, वो जल की उपस्थिति में तेजी से होगा। और जल की उपस्थिति में तेजी से होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन क्षेत्रों के अंदर जल ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा या जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, वहां पर तो अपक्षय की गति तेज होगी। और जहां पर जल की मात्रा कम है, वहां पर अपक्षय की गति क्या होगी? कम होगी। यानी कि रासायनिक अपक्षय जल के माध्यम से होता है। जल यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होगा, उन क्षेत्रों में अपक्षय भी जो है वो अधिक होगा। और जिन क्षेत्रों में जल कम मात्रा में होगा, वहाँ अपक्षय भी क्या होगा? कम मात्रा में होगा। जैसे बात करें अपन यहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, इनमें इसकी गति, यानी कि इस रासायनिक अपक्षय की गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जब पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा तो उस कंडीशन में मरु प्रदेशों की अपेक्षा वहां पर अपक्षय की गति तेज होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मरु प्रदेश होते हैं या रेगिस्तान जो होते हैं, इन रेगिस्तानों में या मरु प्रदेशों के अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और इसी कारण यहाँ पर अपक्षय की गति क्या होगी? धीमी होगी। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपक्षय की गति क्या होगी? तेज होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें अपन तो देखो, रासायनिक अपक्षय जो होता है ये बहुत सारे प्रकार से होता है। अलग अलग प्रकारों के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ मैं जल अपघटन से संबंधित। तो देखिए आप लोग, जल अपघटन की अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो जब चट्टानों के खनिज जल के संपर्क में आते हैं तो जल के H+ आयन व खनिजों के धन आयन, ठीक है,
इनके साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि क्या होगा कि चट्टानों के जो धनायन होते हैं ना, वो जल के आयनों से, जल के H+ आयनों से विनिमय हो जाते हैं। यानी कि क्या होगा कि चट्टानों के खनिजों के अंदर जो धनायन होते हैं वो वहां से हट जाएंगे और उनकी जगह पर कौन आ जाएगा, H+ आ जाएगा। यानी ये H+ आयन जो होता है ना जल का, वो क्या करेगा, खनिजों के धनायनों का स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर स्थानांतरण हुआ तो इससे क्या होगा, इससे रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब चट्टानों के खनिज जल के संपर्क में आते हैं, जब चट्टानों के खनिज जल के संपर्क में आते हैं तो जल के H+ आयन जो होंगे वो खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं और इससे उसका रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया में जल के अणु H+ आयन और OH- आयनों में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होती है और कमजोर होकर वो टूटने लग जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनों का विनिमय हो रहा है, खनिजों के धनायन जो होते हैं वो बाहर निकल रहे हैं और H+ आयन वहां पर जुड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से इस विनिमय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और ये धीरे धीरे क्या लग जाती है, टूटने लग जाती है। तो यहाँ पर जल के अणु चट्टानों व खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिक बनाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वो खनिज पदार्थों के साथ मिलकर, वो चट्टानों के साथ मिलकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बात करूँ आप लोगों से, यहाँ पर देखो ये एक दोहरा प्रक्रम है, 2 पदों में संपन्न होने वाला प्रक्रम है जलावकटन। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मृदा के अंदर, चट्टानों के अंदर एक विशेष प्रकार का खनिज पाया जा रहा है। मान लेते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर खनिज ऑर्थोक्लेज है। चट्टान के अंदर कौन सा खनिज है, मान लेते हैं चट्टान के अंदर खनिज है ऑर्थोक्लेज। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखेंगे, KAlSi3O8, KAlSi3O8 है। इसकी क्रिया करा दी अपन ने किससे, जल से। यानी कि जब ये ऑर्थोक्लेज जल के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जल जो है ना, ये H+ आयन मुक्त करेगा। तो जैसे ही H+ आयन मुक्त करेगा तो ये क्या करेगा, इस पोटेशियम को यहाँ से हटा देगा, इस पोटेशियम को इस ऑर्थोक्लेज में, क्योंकि आपको पता है ऑर्थोक्लेज खनिज है और इस खनिज के पास क्या है, धनायन है K+, धनायन है कौन सा, K+ है और आपका जल के पास H+ है। तो क्या होगा, ये H+ जो होगा ना जल, ये किसको दे देगा, ऑर्थोक्लेज को दे देगा और वहां से K+ आयन ले लेगा। यानी कि धनायन व ऋणायन का क्या हो गया, यहाँ पर विनिमय हुआ। तो देखो यहाँ पर बना क्या अपने पास बना क्या है, देखो ये देखो यहाँ पर पोटेशियम था, पोटेशियम की जगह क्या आ गया, H आ गया है। यानी HAlSi3O8 बना है। अम्लीय सिलिकेट मृतिका का निर्माण यहाँ पर हुआ है। अब जल का OH बचा और इसका K+ निकला था, तो वो K और OH मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। अब आगे क्या होगा, तो आगे जो ये अम्लीय सिलिकेट मृतिका यहाँ पर बनी है, ये अम्लीय सिलिकेट मृतिका और अधिक जल से क्रिया करके, जल के आधिक्य से क्रिया करके इस प्रकार से Al2O3.3H2O का निर्माण करते हैं और इसको अपन बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। यानी यहाँ पर बॉक्साइट खनिज का निर्माण हो जाएगा, साथ में सिलिसिक अम्ल यहाँ पर बन जाता है। और आपको पता है एसिड यहाँ पर बने हैं, अम्ल यहाँ पर बने हैं, तो ये चट्टानों को क्या कर देंगे, कमजोर कर देंगे, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लग जाती है। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्षय की अपन ने यहाँ पर बात की है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या बताया है कि रासायनिक अपक्षय जो होता है वो कहते कैसे हैं, तो चट्टानों व खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया जल की उपस्थिति में तेजी से होती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी गति अधिक होगी, मरु प्रदेशों में इसकी गति धीमी होगी। आगे बात करते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार से होता है। पहला प्रकार मैंने आपको जलावघटन बताया है और उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जब चट्टानों के खनिज जो होते हैं जब जल के संपर्क में आते हैं तो जल के H+ आयन और चट्टानों के धनायन, इन दोनों के मध्य स्थानांतरण होता है, विनिमय होता है और विनिमय के परिणाम स्वरूप क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में जल का अणु H+ OH- आयनों में टूटता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लग जाती है। यहाँ जल के अणु, चट्टानों व खनिज पदार्थों जो होते हैं इनके
के साथ में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। यह दोहरा प्रक्रम है। दोहरा प्रक्रम कैसा है मैंने आपको बता दिया। ऑर्थोक्लेव जल से क्रिया करके पहले अम्लीय सिलिकेट मृतिका बनाएगा और सेकंड पॉइंट होगा कि अम्लीय सिलिकेट मृतिका जल के आधिक्य से क्रिया करके बॉक्साइट में परिवर्तित हो जाती है। तो यह था अपना बात यहाँ पर रासायनिक अपक्षय का पहला प्रक्रम और वो है जल अपघटन। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था अपना पहला प्रक्रम जल अपघटन जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। रासायनिक अपक्षय का दूसरा प्रक्रम होता है जलयोजन और इस जलयोजन की अपन बात करते हैं तो खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग होना ही जल योजन कहलाता है। यानी खनिजों के साथ जल के अणु जुड़ जाएंगे, बस यही प्रक्रिया जल योजन कहलाती है। चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों में जल नहीं होता है, अतः नमी युक्त वातावरण में जब ये खनिज होते हैं तो नमी युक्त वातावरण में जल योजन अपने आप होने लग जाता है। यह प्रक्रिया नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होगी, तीव्र होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जलयोजन प्रक्रिया का मतलब होता है खनिजों के साथ जल का योग होना। अब खनिजों के साथ जल का योग कहाँ हो सकता है? जहाँ जल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा। और ज्यादा मात्रा में होता कहाँ पर है? तो ये नम क्षेत्रों में होता है शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा। यानी कि नम क्षेत्रों में जल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर चट्टानों के खनिजों के साथ में जलयोजन प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। परंतु शुष्क क्षेत्रों की अपन बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में जल की मात्रा कम होने के कारण वहां पर जलयोजन की प्रक्रिया आसानी से नहीं हो पाती है। अब बात करें अपन तो फेल्सपार है, पायरोक्सिन है, एम्फीबॉल्स है। इस प्रकार के जो खनिज होते हैं ना, इन खनिजों में जलयोजन की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि चट्टानों के जो खनिज होते हैं, ये चट्टानों के खनिजों के अंदर जलयोजन की जो प्रक्रिया होती है ये नम क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर नमी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उन क्षेत्रों में बहुत आसानी से संपन्न हो जाएगी। अब बात करें अपन यहाँ पर, जैसे कि अपन ने ले लिया लाल हेमेटाइट लिया है Fe2O3, लाल हेमेटाइट लिया है Fe2O3। यदि ये जल के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो क्या होगा यहाँ पर? ये लाल हेमेटाइट के साथ जल के 3 अणुओं का योग हो जाएगा और इस प्रकार से पीला लेमोनाइट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ गया। तो ये भी क्या होगा? रासायनिक अपक्षय होगा। इसी प्रकार से बात करें अपन कैल्शियम सल्फेट है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ जल के 2 अणुओं का योग हुआ तो क्या बना? CaSO4 2H2O बना और ये क्या है? जिप्सम आपका बन चुका है। तो इस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट के संगठन में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जलयोजन यानी कि खनिजों के साथ जल का जब योग हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? उस कंडीशन में भी आपकी जो चट्टानें होती है उनके खनिजों के संगठन में परिवर्तन हो गया जलयोजन के परिणाम स्वरूप, और इस कारण वो चट्टानें धीरे धीरे विघटित होकर टूटने लग जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का दूसरा प्रक्रम होता है कौन सा? जल योजन होता है। वो सिंपल सी बात है, जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर आसानी से खनिजों के साथ जल के अणुओं का योग हो जाएगा और इस जल के अणुओं का योग होने के कारण, इस जल योजन के कारण चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आएगा और इसके परिणाम स्वरूप चट्टानें धीरे धीरे विघटित होने लग जाएगी। अब बात करते हैं अपन कि सर इसके बाद रासायनिक अपक्षय का और कौन सा प्रक्रम होता है? तो रासायनिक अपक्षय के प्रक्रम में अगला पॉइंट आता है आपका विलयन, यानी कि विलयन अवस्था में भी चट्टानों का अपक्षय हो सकता है। कैसे होता है उस चीज को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि जल जो होता है प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छा विलायक होता है। आपको पता है जल को अपन घोलने के लिए काम में लेते हैं, किसी भी चीज को घोलने के लिए अपन काम में लेते हैं, यानी जल एक अच्छा विलायक होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि यदि जल के अंदर CO2 घुल जाए, कार्बनिक अम्ल घुल जाए या लवण इसके अंदर घुल जाए तो इसके कारण क्या होता है? जल की विलायकन शक्ति बढ़ जाती है। भाई क्या होती है? जल की विलायकन शक्ति, जल की घोलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल एक अच्छा विलायक पहले से ही होता है,
परंतु किसी कारणवश यदि इसके अंदर CO2 मिल जाए, कार्बनिक अम्ल मिल जाए, इसके अलावा लवण इसके अंदर मिल जाए, तो इससे इसकी विलायकन शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है तो ये सोडियम को, पोटेशियम को, कैल्शियम को आदि आयनों को जो है जल अपने अंदर घोल लेता है, जिससे वो आयन मूल खनिजों से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और जब मूल खनिजों से आयन पृथक हो चुके हैं तो मूल खनिज क्या हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे और इस प्रकार से चट्टानें आपकी टूट जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, जैसे बात करूँ मैं यहाँ पर NaCl विलय लवण होता है, जब इसको जल के अंदर घोला जाएगा तो Na+ और Cl- का निर्माण यहाँ पर होगा और इस प्रकार से NaCl का जलीय विलयन बन जाएगा, जिसमें क्या हुआ, जिसमें आपका जो मूल खनिज होता है वो आपके उससे आयन जो होंगे वो पृथक हो चुके हैं। मूल खनिज आपका NaCl था, यहाँ से आयन क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे ये खनिजों का विघटन होता जाएगा और चट्टानें आपकी अपक्षयित हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है इसमें 3 चरण मुख्यतः होते हैं, और भी चरण हैं, इनको अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन 3 चरणों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.